नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का मॉर्निंग सेशन भारत के संविधान पर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 323 से आगे। और खास करके आज हमारी चर्चा में रहेंगे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इस तरह के जो प्रावधान है संविधान में, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच में आज चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे साथ मनीष लोधी राजपूत, इंजीनियर ओमकार लोधी, संजय लिलहारे, दीपक राजपूत, गिरीश भारत, मनीष कारपेंटर, नीरज राजपूत, धीरज कुमार कासगंज, पूरन सिंह पटेल साहब, सुप्रभात, रामचंद्र वर्मा जी, श्याम लाल लोधे, वंदना राजपूत लोधी, मुनेश राजपूत पीटीआई, शिव मोहन सिंह लोधी पन्ना मध्य प्रदेश, गौरव लोधी राजपूत, गुड मॉर्निंग गौरव, मनोज वर्मा, वंदना राजपूत गुड मॉर्निंग, फाइन, देवेंद्र पटेल, सतीश लोधे, विकास राजपूत, अवध सिंह लोधी, संजय लोधी, पद्मेश लोधी, गुड मॉर्निंग पद्मेश जी, ओम प्रकाश राजपूत जी, इंजीनियर शीलेंद्र लोधी राजपूत, निर्बल लोधी, गुड मॉर्निंग, आरबीएस लोधी राजपूत, जय हिंद राजपूत, राज धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट गुड मॉर्निंग, लोधी राजेश कुमार लोध, महेंद्र पाल राजपूत जी महोबा से गुड मॉर्निंग, दिगंबर दयाल लोधी राजपूत सुप्रभात मुंबई से हमारे बीच, संजय लोधी गुड मॉर्निंग, राजीव राजपूत जी कन्नौज से हमारे बीच, विकास राजपूत कासगंज से, हेमलता लोधी भिंड मध्य प्रदेश से, पुष्पेंद्र राजपूत अटगांव से लोधी, अखिलेश राजपूत, सुनील सिंह जी बांदा उत्तर प्रदेश, रमेश सिंह लोधी जी दादरी गाजियाबाद से, कृष्ण गोपाल लोधी, एडवोकेट सत्या लोधी, लोधी अखिलेश राजपूत, लोधी पीके प्रेमी गुड मॉर्निंग, चंद्रशेखर शास्त्री जी कासगंज से, अवध सिंह लोधी राजपूत, लोधी राजेश कुमार लोध, ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, संतोष राजपूत, मनोज वर्मा जी नोएडा से, गुड वर्क बुलंदशहर, लोधी नितेश राजपूत औरैया, सुमन सिंह लोधी, राजकुमार राज, निर्बल लोधी, संतोष राजपूत, महेश लोधी जी गुड मॉर्निंग, यशपाल सिंह जी, राम सिंह लोधी जी प्रणाम, राम सिंह जी कैसे हैं आप, रामकृष्ण राजपूत जी, छवि राम सिंह कुशवाहा गुड मॉर्निंग कुशवाहा जी, सबल सिंह नरवरिया, श्यामलाल लोधा, जीतू राजपूत, अमर सिंह जी, अनार सिंह वर्मा जी, राम सत्यपाल सिंह राजपूत, दिनेश श्वेता सिंह, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, महेश लोधी जी टीचर हैं करेरा मध्य प्रदेश से, संदीप लोधी, मान सिंह लोधी जी फरीदाबाद से, लोधी अरविंद राजपूत, पंकज चंकी रावत गुड मॉर्निंग, मंजू दयाल जी मुंबई से, मुकेश सिंह लोधी राजपूत, कृष्णा राजपूत, थान सिंह राजपूत, उदय सिंह लोधी, नीरज कुमार, अमर सिंह लोधी गुड मॉर्निंग, शंकर सिंह राजपूत, अजय कुमार राजपूत, प्रशांत राजपूत, विकास राजपूत, प्रशांत पाल गुड मॉर्निंग प्रशांत, शंकर सिंह राजपूत, पूरन वर्मा, रविंद्र सिंह राजपूत, सन्नी राजपूत गुड मॉर्निंग, लोधी पुनीत राजपूत, ओमकार लोधी, संदीप लोधी, मनीष राजपूत, विकास लोधी, एडवोकेट उमेश राजपूत, शरद राजपूत, आरबीएस लोधी जी हमारे बीच में हैं, और हिमांशु प्रताप सिंह लोधी गुड मॉर्निंग हिमांशु, शंकर सिंह राजपूत, मयंक कुमार लोधी गुड मॉर्निंग मयंक, निर्भय सिंह, शिव सिंह आर राजपूत गुजरात से हमारे बीच में, सर्वेश राजपूत, मनीष राजपूत, मंजू दयाल जी मुंबई से हैं पता है हमें, राजेश राजपूत, नेत्रपाल सिंह, इंदर सिंह जी भिंड, खुशी राजपूत गुड मॉर्निंग, आकाश सिंह राजपूत, अजय सिंह पवार इंदौर से, लोधी दिग्विजय सिंह जमसारा भिंड, दिलीप राजपूत, संजय राजपूत, रविंद्र सिंह राजपूत गुड मॉर्निंग, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार लक्ष्य के प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से, अलीगढ़,
मोनू राजपूत कासगंज गुड मॉर्निंग, राय सिंह माहौर, लवकुश वर्मा, हर्ष सिंह राजपूत गुड मॉर्निंग, हरि सिंह, संतोष कुमार राजपूत, तुलसीराम राजपूत, नीरज लोधी गुड मॉर्निंग, शिखा त्रिपाठी वेरी गुड मॉर्निंग, संतोष राजपूत, रूपल मस्करे, उषा राजपूत, मुकेश लोधी, राजकुमार, राहुल सिंह मंडेलिया, जयराम जी, ओम प्रकाश सिंगरौल, अच्छा मंजू दयाल झांसी में लॉकडाउन, कोई बात नहीं, मानवेंद्र सिंह राजपूत, प्रवीण लोधी, निषाद मनोज वर्मा, रूबल राजपूत, लोधी पुष्पेंद्र सिंह नीटू ललितपुर एमपी से, संदीप लोधी, सर्वेश सिंह, यश प्रताप सिंह, प्रमोद आर्या, ब्रजेश जी, कुलदीप राजपूत जी, अजय कुमार जी, धर्मेंद्र सिंह, मुकेश सिंह राजपूत, ब्रजेश लोधी। सो चलिए, अब लगभग काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, 170 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। इंजीनियर हरि राजपूत, अनुपम राजपूत, अनूप राजपूत, होत सिंह राजपूत, सत्येंद्र राजपूत, राजेंद्र नरवरिया, सुनीता राजपूत, दिलीप राजपूत, मुकेश लोधी, राघवेंद्र सिंह वर्मा एलआर, यश प्रताप सिंह केशी, भाई झांसी, तुलसीराम राजपूत, लोधी महेश राजपूत, महेंद्र यादव, किरण लोधी, दिलीप राजपूत। कोई बात नहीं, कुछ लोग लॉकडाउन में फंस गए हैं, वो दुखी हो रहे हैं। सो चलिए आरंभ करते हैं आज का सेशन, और लगभग 200 के आसपास लोग अब जुड़ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं, और बाकी लोग जो लेट से आएंगे उनके नाम आज छूट जाएंगे। कोशिश करेंगे, जैसे राकेश राजपूत से अभी जुड़े हैं, सुनील जाट हमारे बीच में जुड़े हैं, इंजीनियर हरिओम राजपूत जी हमारे बीच में जुड़े हैं, सत्येंद्र कुमार राजपूत हमारे बीच में जुड़े हैं, आप प्रोफेसर हैं एमटी यूनिवर्सिटी में, मनोज नरवरिया जी हैं, मनोज वर्मा जी हैं, और उसके अलावा वेद हैं हमारे बीच साथ में, शिवम कुमार राजपूत भी हैं और पुष्पवीर सिंह। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। महेंद्र यादव गुड मॉर्निंग महेंद्र जी, अजय राजपूत लक्ष्य के एटा के जिलाध्यक्ष। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सबके लिए स्वागत, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग आरंभ करेंगे संविधान में चर्चा आर्टिकल 323 से आगे। कल हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 323 तक की चर्चा की थी, और आज हम लोग 323 से आगे बढ़ेंगे, और खास करके संविधान में जो अनुसूचित जाति आयोग हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग हैं, इन आयोग के संबंध में क्या प्रावधान है, और उससे भी महत्वपूर्ण भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर नारायण पटेल जी थोड़ा लेट हैं आप, शिव प्रताप जी, राकेश राजपूत जी, आपका भी स्वागत है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि चुनाव आयोग भारत की महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, और बहुत बार इससे सवाल भी आते हैं, और अक्सर भारत में चुनाव होते रहते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को ये जानना जरूरी हो जाता है कि चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी जो संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है। दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। उस निर्वाचन आयोग के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है, उसके अलावा उसको क्या क्या शक्तियां हैं, और क्या क्या कार्य निर्वाचन आयोग करता है, साथ ही साथ निर्वाचन आयोग का कंपोजिशन या संरचना क्या होगी। सो चलिए, हरिमोहन राजपूत जी, कोई बात नहीं, कुछ लोग लेट हैं, धर्मेंद्र राजपूत, रोहित राजपूत, कुछ लोग लेट हैं, बाकी तो सब ठीक ही है, टाइम से ही है, 2-4 मिनट लोग लेट हैं, कोई नहीं। सो चलिए, तो उससे पहले, चर्चा को आरंभ करने से पहले हम लोग आज एक बात करेंगे विचार की, जो हम लोग रोजाना करते हैं, किसी न किसी बड़े विद्वान व्यक्ति का विचार, या किसी स्वतंत्रता सेनानी की हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्वतंत्रता सेनानी की। आज 3 मई है और उनकी जयंती है। आप लोग जानते होंगे कि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, और इस तिरंगे के लिए भारत के अनेक लोगों ने कुर्बानियां दी, अनेक लोग इसके लिए शहीद हुए। उसी में से आज जिनका जन्म दिवस है, उनका नाम था अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी। अमर सिंह
अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी बेसिकली उन्नाव एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर एक गांव है चंद्रिका खेड़ा, वहाँ के निवासी थे और 3 मई को उनका जन्म हुआ था, शायद 1903। और जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस आज़ादी के आंदोलन में भारत में स्वतंत्रता के जो सेनानी थे उनको तिरंगा झंडा फहराना अलाउ नहीं था। तो जगह जगह अंग्रेजों ने कानून बना रखे थे कि वो इस तरह का कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई झंडा नहीं फहरा सकते। तो अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी एक किसान थे और वो लखनऊ में एक जगह पड़ती है अमीनाबाद में, झंडे वाला पार्क, अब उसका नाम झंडे वाला पार्क है। उस पार्क में एक सभा हो रही थी स्वतंत्रता सेनानियों की। उस सभा में जाकर के एक पेड़ था, वो उस पेड़ पे चढ़े और किसान, आप लोग शायद जो गांव के लोग जानते होंगे, पैना होता है एक, पैना मतलब एक लकड़ी होती है जिससे हम खेतों में जब हल चलाते हैं तो बैलों को जब उससे थोड़ा सा मारते हैं उसको पैना बोलते हैं। तो वो पैना लेके गए छुपा करके और अपने कपड़ों के अंदर वो झंडा लेके गए थे और वहां पेड़ पे जाकर के वो पैने में लगा करके झंडा उन्होंने, क्योंकि सभा हो रही थी, और उनको पेड़ पर ही अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था। तो तिरंगा झंडा के लिए शहीद होने वाले वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म दिवस है तो हम सभी लोग उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि देते हैं और उनको नमन करते हैं कि हमारे देश में ऐसे अमर शहीदों का, ऐसे वीरों का जन्म हुआ जिन्होंने इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो पूरा देश अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी को याद करे। और संभवतः इतना बड़ा शौर्य बहुत कम लोग दिखाते हैं कि नीचे सैनिक खड़े थे, ब्रिटिश सैनिक, और उनके होते हुए भी वो व्यक्ति पेड़ पे चढ़ करके और अंग्रेज सैनिकों के सामने झंडा निकाल करके अपने कपड़ों में से और झंडा फहरा देता है। इसी कारण से उस पार्क का नाम ही झंडे वाला पार्क हो गया और उसमें अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की उसमें मूर्ति भी लगी हुई है। इतिहास के बारे में लोग कम चर्चाएं करते हैं, कम जानते हैं, इसी कारण से लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है और वो चीज़ें किताबों में और जगह पर उनका उल्लेख उतने अच्छे तरीके से हुआ नहीं है, ये लोग कम जानते हैं। आप लोग कभी अगर लखनऊ जाएं तो आप झंडे वाला पार्क में होके आ सकते हो, वहाँ पे वो लिखा भी है सब कुछ, वहाँ पे उनका योगदान उस पर लिखा भी गया है। और भारत सरकार ने आई थिंक 2009 के आसपास एक डाक टिकट भी जारी किया था अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के ऊपर। तो आज का हमारा एक तरीके से एक हमें छोटा सा सब्जेक्ट भी मिल गया। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के बारे में पढ़ें, सर्च करें थोड़ा सा, तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और खास करके जो लोग उन्नाव के हैं वो लोग वो जानकारियां प्रोवाइड करा सकते हैं। आज 3 मई के दिन हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित था अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की जयंती पर उन्नाव में, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया। हम लोगों ने ये प्लान किया था कि एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा कार्यक्रम अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के लिए किया जाएगा ताकि पूरा देश उस वीर को जाने जिसने पहली बार तिरंगा झंडा। तो चलिए हम उनको नमन करते हुए अपनी बात आरंभ करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद 323 से आगे बढ़ेंगे। कल हमने 323 में चर्चा की थी, किसकी? आर्टिकल 323 में हमने चर्चा की थी लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो प्रतिवेदन होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति दोनों, ये चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक आर्टिकल हमारा छूट गया था 323 में, 323 का और 323, हाँ छोटे छोटे आर्टिकल 323A और 323B, छोटे छोटे से आर्टिकल थे, ये कल हमारे रह गए थे। उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। मतलब होता है कि जो सरकार 323 ही आप समझ लीजिए वो पर्याप्त है कि 323A में एक प्रोविजन है कि जो निगम के अधिकारी हैं या जो लोक सेवक हैं उनके विषय में अगर कोई उनके मुद्दे नौकरी इत्यादि से उठते हैं तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाने की शक्ति है संसद के पास। तो उसी के तहत जैसे आपने देखा हो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट का नाम सुना होगा, प्रशासनिक अधिकारियों के मुद्दे मुकदमे उसमें शुरुआती स्तर पर सुने जाते हैं। तो इसी तरीके से निगम है NTPC, ONGC, ऑयल इंडिया, गेल, इनके लिए जो है सुनने के लिए एक ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ये आर्टिकल 323A था जो कल हमारा रह गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे
और भाग 14 हमने कंप्लीट कर लिए अब तक संविधान के। तो संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग हैं और हम लोगों ने अब तक 14 भाग कंप्लीट कर लिए। आज हम 15वें भाग की ओर आगे बढ़ेंगे और 15वां भाग है निर्वाचन, इलेक्शंस। और इस इलेक्शन के बारे में सभी लोगों को इंटरेस्ट होगा। जो लोग विद्यार्थी हैं उनको तो चाहिए नॉलेज, जो जागरूक लोग हैं उनको चाहिए जानकारी कि ये था क्या। और कई सारे हमारे लोग ऐसे भी हैं जिनको चुनाव लड़ना होगा, तो जो जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनको भी चाहिए कि भाई क्या होता है ये। तो आज हम उसी इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे कि निर्वाचन के संबंध में भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान है। आज दिल्ली में बारिश हो रही है सुबह से और बाहर काफ़ी बादल जैसा मौसम है, रुक रुक के बारिश भी हो रही है, इसलिए मैं खुले में नहीं ले रहा हूँ सेशन। आर्टिकल 324 से इसकी शुरुआत होती है, संविधान के अनुच्छेद 323 से। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में। और 324 और आर्टिकल 324 काफ़ी बड़ा है, इसी में एक ही आर्टिकल में बहुत सारे प्रोविजन हैं। तो जो मुख्य प्रावधान हैं वो तो आप लोग याद कर लीजिए और बाकी को आप समझ लीजिए, कंपटीशन इत्यादि में काफ़ी काम आएंगे और हो सकता है आपको वैसे भी इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की कथा, अमृत कथा संविधान की। भाग 15, विषय हमारा है निर्वाचन, इलेक्शन। और सबसे पहला जो आर्टिकल है 324। मुझे लगता नहीं है कि आवाज़ में कोई दिक्कत होगी। अगर आपको किसी को भी आवाज़ में दिक्कत हो रही है तो बताइए, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 में 1 से लेकर के 5 प्रावधान है, 1 2 3 4 5 नहीं 6। आर्टिकल 324 में 1 से लेकर 6 प्रावधान है। तो हम 6 अगर प्रावधान जान लेंगे तो इलेक्शन कमीशन के बारे में मोटे तौर पर हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने। आर्टिकल 324, Superintendence, directions and control of election to be vested in an election commission. क्लियर? निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी जो भी इलेक्शन होंगे उनका जो सुपरिटेंडेंट होगा वो उसका डायरेक्शन देना, उस पर कंट्रोल करना, ये सारी की सारी चीजें किसके पास होंगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, भारत के निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। 6 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट मैं पढ़ूंगा और आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। पॉइंट 1 कहता है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। जिन लोगों को थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के चुनाव होते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी होते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद तक के जो भी चुनाव होंगे, इन सारे चुनावों को कंडक्ट कराना, निर्वाचक नामावलियों को तैयार करवाना, उनका डायरेक्शन करना, उनको सबको देखना, सुपरविजन करना, ये जो सारे काम करने की जिम्मेदारी होगी वो भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होगी। क्लियर? तो आर्टिकल 324 एक ये कहता है कि ये सारी की सारी जो शक्तियां किसमें होंगी? भारत के निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। आगे आता है 324 का 2। आर्टिकल 324(2) ये कहता है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या जो चुनाव आयोग है उसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और उसके अलावा जितने राष्ट्रपति को लगे कि उतने और होने चाहिए। वर्तमान में 3+1 का स्कोप है, एक मुख्य है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 3 उनके अन्य हैं। तो राष्ट्रपति समय समय पर करेगा कि कितने लोग उसमें रहने चाहिए और संसद उसके लिए विधि बनाएगी कि इसमें सुधार या उसमें और ज्यादा लोग आने चाहिए या कम होने चाहिए। ये पूरा का पूरा किसका पार्ट है? संसद का।
उसके बाद ये सिंपल से प्रावधान है, अगर आप लोग थोड़ा सा शांति के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते रहेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 324 में ही एक और प्रावधान है 3, वो ये कहता है कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो कभी भी कोई निर्वाचन आयुक्त अलग तरीके से नियुक्त किया जाता है तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो वो किसका काम करेगा? अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा किसी दूसरे के चयन के संबंध में। क्लियर? उसके बाद आता है आर्टिकल 324 का 4, 324 का 4, वो ये कहता है कि लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के, ध्यान रखिएगा, लोकसभा मतलब राज्यसभा नहीं, लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात द्विवर्षीय निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों को भी नियुक्त कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे। तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं, उसके अलावा राज्य की विधानसभा के चुनाव हैं और उसके बाद राज्य की विधान परिषद के चुनाव हैं। अगर निर्वाचन आयोग ये जरूरी समझता है कि स्टेट पर इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, प्रादेशिक आयुक्त, तो अगर जितनी उनको आवश्यकता पड़ती है उतने प्रदेशों के लिए वो प्रदेश के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां कर सकता है, आर्टिकल 324 का 4। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 5, 324 का 5। अभी हम आर्टिकल 324 ही चल रहे हैं और उसमें है संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा और शर्तों और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति तय करेंगे। यानी जो भारत सरकार में चुनाव आयुक्त हैं वो प्लस प्रदेशों में जो आयुक्त बनते हैं, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनकी जो भी पदावधि और शर्तें होंगी वो कौन तय करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति, अगर कहीं राष्ट्रपति की बात होगी तो वो संसद करती है, एक्चुअली प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट करता है जब भी राष्ट्रपति की बात होगी थी। परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसको वैसे ही उसके पद से हटाया जाएगा जैसे कि किसी उच्चतम न्यायालय के जज को हटाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के जज को हटाने की प्रक्रिया हमने संविधान के आर्टिकल 124 में पढ़ी थी। कितना मुश्किल था हटाना, कि एक ही सत्र होगा लोकसभा राज्यसभा का, उस सत्र में संकल्प भी आएगा और 2/3 बहुमत से वो पारित हो जाएगा, तभी हटेगा जज। तो बहुत मुश्किल है जज को हटाना। इसी तरीके से चुनाव आयुक्त को हटाना भी बहुत कठिन प्रक्रिया है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त या जो प्रदेश के आयुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उनके पद से हटाया जाएगा। क्लियर? अब आता है आर्टिकल 324 का लास्ट 6 क्या कहता है? 324(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग के प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा जो उसके कार्यों के लिए आवश्यक हों। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो राष्ट्रपति के माध्यम से या राज्यपाल के माध्यम से उसकी ऑफिस को चलाने के लिए जितने एम्प्लॉय चाहिए उसके लिए वो एक तरीके से सिफारिश कर सकेगा कि इतने लोगों को होना चाहिए ताकि ये कार्यों का संचालन आसानी से हो सके। क्लियर? तो आर्टिकल 324 में ही सारे प्रावधान आ गए। जो मैक्सिमम प्रोविजन है वो आपके आर्टिकल 324 में आ गए। आगे जो प्रोविजन हम देखेंगे वो छोटे छोटे हैं, लेकिन 324 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखना कि आर्टिकल 324 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 324। तो इसके जो प्रोविजन है 324 1 2 3 4 5 6। सो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखिएगा और कोशिश करिएगा कि इस आर्टिकल के प्रोविजन आपको याद रहे, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू इत्यादि में भी रहता है। दूसरा एक और चीज आपको क्लियर हो गई होगी, खास करके जैसे मैंने कहा कि जो विधानसभाओं के चुनाव भी जो होते हैं
राज्य की विधानसभाओं के जो चुनाव भी होते हैं वो चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। भारत का मुख्य जो चुनाव, जो भारत का चुनाव आयोग है वही कराता है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 325, संविधान का अनुच्छेद 325। आर्टिकल 325 ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। मैं आपको इंग्लिश पढ़ता हूं, थोड़ा सा कठिन है। नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। इसका मतलब यह है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, उसको धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर जो निर्वाचक नामावली जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरेट रोल, इलेक्टोरल रोल जो रोल होती है उससे बाहर नहीं होता। मतलब जैसे जिसमें किस सब मतदाताओं के जो नाम होते हैं, मतदाता सूची, आप एक तरीके से समझिए जो मतदाता सूची होती है, जिसमें एक गांव के सारे लोगों के नाम होते हैं और उसके नाम के आधार पर वो अपना वोट डालते हैं। तो आर्टिकल 325 ये कहता है किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। किसको बाहर किया जा सकता? जिस व्यक्ति को संसद ने या विधानसभा ने कोई विधि बना करके निर्धारित डिस्क्वालीफाई कर रखा है, केवल वो आदमी, बाकी किसी भी व्यक्ति को उसके मतदान से वंचित या मतदाता सूची में उसके नाम से वंचित नहीं किया जा सकता। और खास करके जिन ग्राउंड की हमने बात की है, धर्म, जाति, वंश और लिंग के आधार पर, यानी जो ग्राउंड है रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इसके आधार पर उसको बाहर नहीं किया जा सकता। क्लियर? उसके बाद हम बढ़ते हैं आर्टिकल 326, संविधान का अनुच्छेद 326। 326 क्या कहता है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो 326 में यह प्रावधान है कि लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, आपने देखा है प्रत्यक्ष होते हैं। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग सब वोट डाल के आते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए हम लोग वोट नहीं डालते। इसी तरीके से जब विधानसभा का चुनाव होता है, यानी एमएलए का चुनाव होता है, तो हम सब लोग वोट डाल के आते हैं, लेकिन एमएलसी के चुनाव में हम लोग वोट सब लोग डाल के नहीं आते। तो लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे उसके लिए वोट डालने का अधिकार किसको? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब है जिस भी आदमी की उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, और उसका नाम अगर मतदाता सूची में है तो उसको वोट डाल सकता है और उसको मत देने का अधिकार है। तो इसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार। ये दुनिया में बहुत कम देशों में है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आर्टिकल 327, संविधान का अनुच्छेद 327। क्या कहता है? विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उत्पन्न करने की संसद की शक्ति। तो जो भी विधानमंडल हैं, किसी भी राज्य में विधानसभा हो सकती है, विधान परिषद हो सकती है, उनके संबंध में अगर कोई भी प्रावधान करना है, कोई भी प्रोविजन करना है, कोई भी उपबंध करना है, तो वो सारे उपबंध करने की शक्ति किसके पास है? भारत की संसद के पास है। आपने देखा होगा जितनी हमने चर्चाएं की हैं, कहीं भी अगर हमें कोई कंफ्यूजन होता है तो हमें अक्सर यही उत्तर मिलता है कि इसकी शक्ति जो है संसद के पास होगी। तो भारत में संसद सबसे शक्तिशाली संस्था है। अगर कोई आपसे ये सवाल कभी पूछता है कि सबसे शक्तिशाली संस्था क्या है भारत में, तो दैट इज पार्लियामेंट, संसद। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 328, संविधान का अनुच्छेद 328। अगर किसी को भी हिंदी में दिक्कत हो तो बता देना, ताकि मैं समय समय पर इंग्लिश में भी उसको बताता रहूंगा। आर्टिकल 328 कहता है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेटिव। अगर किसी राज्य के संबंध में कोई चुनाव से संबंधित मामला है तो उसके मामले में राज्य का विधानमंडल भी प्रावधान कर सकता है कुछ विषयों पर। क्लियर? यह प्रावधान दिया है आर्टिकल 328 में। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 329, 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन। तो जैसे निर्वाचन के जो मामले हैं, जैसे चुनाव कब कराना है, चुनाव की जो क्षेत्र होगा उसकी परिसीमा क्या होगी, यानी परिसीमन कैसे होगा,
ये जो सारे विषय हैं या चुनाव में जो क्षेत्र है उनको अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग में किस तरीके से उनको किया जाएगा, ये सारे विषय ये सारे सब्जेक्ट कभी भी न्यायालय में नहीं लेके जा सकते। ये सारे सब्जेक्ट न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी न्यायालय में इनको लेके नहीं जाया सकता। तो एक तरीके से निर्वाचन आयोग को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है, ताकि इन सब लोगों को ये सारी चीजें अपने काम को स्मूथली वो कंडक्ट करा पाए। क्लियर? सो द सिंपल प्रोविजन इन आर्टिकल 329 दैट इज बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। इलेक्टोरल मैटर्स में कभी भी कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे आएंगे, दैट इज आर्टिकल 329A। सो 329A आर्टिकल अब हटा दिया है संविधान से। उस आर्टिकल का प्रोविजन अब नहीं है, उसको निरसित कर दिया है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था इट वाज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है आर्टिकल 324 में। उसके बाद उसमें कितने कमिश्नर होते हैं, चीफ कमिश्नर कौन होता है, स्टेट के लिए कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनको उनके पद से कैसे हटाया जाता है, उनकी शक्तियां क्या हैं, और इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, चुनाव इत्यादि कराने के लिए वो जो सारी चीजें बनाते हैं वो क्या होती हैं। दैट इज क्लियर? सो ये जो सारे प्रोविजन से, ये सारे प्रोविजन रिलेटेड थे किससे? चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये संविधान का जो पार्ट 15 था, वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान का अनुच्छेद भाग 15 हमने कंप्लीट कर लिया, और अब हम लोग चर्चा करेंगे भाग 16 के बारे में कि संविधान का भाग 16 क्या है। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं, और भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उत्पन्न, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, यानी कुछ ऐसे वर्ग हैं, उन वर्गों के लिए संविधान में प्रावधान है। खास करके किस तरह के वर्ग, जैसे SC, ST या उसके अलावा आपके जो OBC वर्ग हैं उसके लिए। अच्छा, इसमें कुछ ना अननेसेसरी एलिमेंट भी आ गए हैं इस चर्चा में। जिन लोगों ने उनको इनवाइट किया है उनको इससे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं और बहुत सारे अच्छे लोग भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। ऐसे लोगों को, जो इस तरह के लोग जो इसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहीं से आ गए हैं, इनको बाहर निकाल दिया जाए, और जो समझदार लोग हैं केवल वो उसमें रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं। क्लियर? और सो आगे हम लोग चर्चा करेंगे भाग 16 पर। आर्टिकल 16 वो भाग 16 पार्ट 16 संविधान का भाग 16 क्या है कि जो स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस। क्लियर? और उसमें हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के लिए क्या क्या प्रावधान है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। दैट इज क्लियर? आर्टिकल 329 तक हमने कंप्लीट किए, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 330 की। ओके? सो आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 330। अभी मैं क्योंकि सेशन ले रहा हूं, सेशन के बाद इनको ब्लॉक करता हूं, इनकी कंप्लेंट भी करता हूं, क्योंकि इनको नहीं पता कि मैं कमिश्नर हूं दिल्ली में। तो इस तरह की जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनकी सबकी ID निकलवा के इन सब के खिलाफ मैं एक्शन लेता हूं, तब इनको मालूम पड़ेगा। जहां भी होंगे ये इंडिया में, अगर इंडिया से इनकी ID ऑपरेट हो रही है तो इनको नहीं पता कि मैं कमिश्नर हूं भारत सरकार में। इन सबको ढूंढा जाएगा कौन कौन लोग हैं ये जो इस तरह की चीजें इसमें लिख रहे हैं। क्लियर? सो आगे हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 330 के बारे में। और आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। क्लियर?
रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। क्लियर? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। जो लोकसभा और जो राज्यसभा हैं, उन लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी सीटें का आरक्षण होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 330 का ए, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या प्रोविजन है। एक सेकंड, मैं जरा ऐसे कुछ जो एलिमेंट इसमें घुसा है उनको ब्लॉक करता हूं, तो इनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी मैं फाइल करता हूं आज। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। दो लोगों को अभी मैंने ब्लॉक किया है, और भी मैं देख रहा हूं कि और भी अगर कोई है। चलिए, अगर कोई आगे आता है तो देखते हैं। बिल्कुल। सो एक्चुअली क्या है कि संविधान में ये प्रावधान है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनके लिए विशेष प्रोविज़न किया जाए। और पहले क्या था कि भारत में अगर हम इतिहास में जाएं तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा व्यवस्था में अवसर नहीं मिलता था। खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पहले जो भारतीय राज्य व्यवस्था थी उसमें इन लोगों को राजा बनने का अवसर नहीं मिलता था। तो बाद में जब संविधान निर्माण हो रहा था और जो भारत में जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने ये तय किया, खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आंदोलन था, उन सब के माध्यम से ये तय किया गया कि जो ऐसे उपेक्षित लोग हैं, वो ऐसे उपेक्षित लोग जिनको सदियों से न्याय नहीं मिला है, उनको हम लोग अलग से व्यवस्थाएं करें। तो संविधान में ये प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल सीटें आवंटित कर दें, ताकि वो लोग कम से कम संसद में पहुंच करके या विधानसभा में पहुंच करके अपनी बात कर सके, अपनी बात रख सके। क्लियर? सो आर्टिकल 330 कहता है अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए क्या प्रावधान है कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो एरियाज हैं भारत में, उन सारे क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें आरक्षित की जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के आसपास भी आपने देखा होगा कोई कोई रिजर्व सीट होगी, जिस रिजर्व सीट पर या तो एससी का सांसद बनता होगा या कोई सीट ऐसी होगी जिस पे आपका एसटी का सांसद बनता होगा। उसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश में एसटी के लिए सीटें बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर? मध्य प्रदेश में एसटी के लिए सीटें बहुत ज़्यादा हैं, और जो यूपी इत्यादि राज्यों में एससी के लिए सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दर्शाता है कि संविधान में उन सब के लिए उपबंध करते हुए सीटों का आरक्षण किया गया है। वर्तमान में मैं ये टास्क आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग बताइए चेक करके कि कितनी सीट हैं लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, और कितनी सीटें हैं लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। क्लियर? ये आपके लिए टास्क है। आप लोग ये सेशन भी देखते रहिएगा, और जिनको इसका जवाब आता है वो कमेंट में लिख दीजिएगा कि एससी के लिए लोकसभा में इतनी सीट्स हैं और एसटी के लिए इतनी सीटें हैं। और 2001 की जनगणना को आधार बना करके इनको फिक्स किया गया। 2026 में इसके बारे में पुनर्विचार किया जाएगा सीटों में परिवर्तन का। यह है आर्टिकल 330 का या 330 ए। उसके बाद हम आगे आते हैं आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 ये कहता है कि जो लोकसभा है उस लोकसभा में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन के जो लोग हैं, उस एंग्लो इंडियन के अगर उनका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आर्टिकल 331 में ये प्रावधान है कि 2 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है, मैक्सिमम 2 लोगों को। आपको पता होगा ना, जब पहले हम राष्ट्रपति के संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा में कितने मेंबर होंगे, तो वहां हमने कहा था कि लोकसभा में अधिकतम 550 मेंबर हो सकते हैं और 2 मेंबर हो सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो हम जो संविधान की चर्चा कर रहे हैं, ये कब की चर्चा कर रहे हैं? जब संविधान बना था, जब संविधान लागू हुआ था। तो हम लोग जो संविधान की चर्चा कर रहे हैं वो 1950 वाली है। तो 1950 में इस बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया गया था
कि एंग्लो इंडियन समुदाय के अगर लोग लोकसभा में नहीं है तो राष्ट्रपति अधिकतम 2 लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ऐसे लोग जो भारत में रह रहे थे, अंग्रेज पुरुष, और जिन्होंने भारतीय स्त्रियों से शादियां की थी, उनकी जो संतान है उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो अब तो वैसे आमतौर पर कोई इक्का दुक्का ही लोग हैं, जैसे डेरिक ओ ब्रायन जो तृणमूल कांग्रेस के शायद सांसद हैं, संभवतः वो एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। आप चाहें तो चेक कर लेना, फैक्ट जहां तक मुझे याद है वो शायद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं। डेरिक ओ ब्रायन, ममता बनर्जी हैं, उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके वो सांसद हैं। क्लियर? सो राष्ट्रपति को ये शक्ति है 331 में कि वो 2 लोगों को अधिकतम इसके लिए भेज सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 कहता है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो जो हमने 330 में देखा था लोकसभा में आरक्षण था, उसी तरीके से आर्टिकल 332 में है कि एससी और एसटी के लिए राज्य की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में भी सीटों को आरक्षित किया गया है। जैसे आप यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो विधानसभाएं हैं उनमें से आपके जिले की किसी न किसी एक विधानसभा में कोई ना कोई सीट आपको मिल जाएगी जो एससी के लिए आरक्षित है। आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश में क्या है कि एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 20% के आसपास है, तो वहाँ पर एसटी के लिए सीट्स ज़्यादा रिजर्व है। तो अगर आप एमपी के रहने वाले हैं तो आपको अपने एक आसपास के एरिया में कोई ना कोई सीट ऐसी मिल जाएगी जो या तो एससी के लिए आरक्षित होगी या एसटी के लिए। तो संविधान के अनुच्छेद 330 में जहां ये व्यवस्था है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी, उसी प्रकार से राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें आर्टिकल 332 के तहत एसटी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित रहेगी। और इन सीटों की जो संख्या है वो उस राज्य की जनसंख्या में जो उनका अनुपात है उसी के अनुसार होगी। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर 20% आबादी एससी है तो लगभग 20% सीटें विधानसभा की आरक्षित कर दी जाएंगी अनुसूचित जाति के लिए। इसी प्रकार से मान लीजिए मध्य प्रदेश में एसटी की आबादी 20% है तो वहाँ 20% सीटें आरक्षित कर दी जाएगी एसटी के लिए। लेकिन जनरल और ओबीसी के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में कोई सीट आरक्षण नहीं होता है। जनरल और ओबीसी के लिए कोई सीटों का आरक्षण लोकसभा या किसी भी राज्य की विधानसभाओं में नहीं होता है। क्लियर? संविधान में उसके बारे में कोई भी प्रबंध नहीं है। अभी क्या है, बारिश बहुत तेज हो रही है, सो है ना, बहुत तेज आवाज़ आ रही है बाहर से। मैं एक काम करता हूँ, ये ना गेट बंद करता हूँ ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आपके पास आती रहे। इधर थोड़ा ज़्यादा बारिश हो रही है। हाँ, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। सो हमने बात की आर्टिकल 332 की, 330 किया, 331 किया, 332 किया। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 333। और संविधान का अनुच्छेद 333 क्या कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए राज्य की विधानसभाओं में भी आरक्षण है। जो हमने लोकसभा में देखा था कि 2 सांसद एंग्लो इंडियन के राष्ट्रपति लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर किसी राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को मौका नहीं मिलता है तो मैक्सिमम एक आदमी को राज्यपाल विधायक नॉमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ एक सीट। तो एक उसमें प्रावधान है एक के लिए एंग्लो इंडियन का, और ये केवल वहीं पर लिया जाएगा जहां पर इसकी जनसंख्या हो, जहां पर वो लोग हों। जैसे यूपी है, अब यूपी में एंग्लो इंडियन शायद है ही नहीं तो वहां पर नॉमिनेट होते नहीं है। हो सकता है जैसे केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, जहां पर अंग्रेज ज़्यादा रहते थे, तो वहां हो सकता है कि जैसे पांडिचेरी इत्यादि ऐसी जगह पर उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? आगे हम बढ़ते, वो सेम प्रोविजन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 334, 334 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीजेस आफ्टर 70 ईयर्स। तो जो स्थानों का आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में किया गया है एससी और एसटी के लिए, इसको 10 साल बाद बढ़ा दिया जाता है। पहले ये प्रावधान था कि 60 वर्ष तक रहेंगे, अभी इसको बढ़ा करके 70 वर्ष कर दिया है। और इसका मतलब है कि 2020 तक ये आरक्षण रहेगा। 2020 के बाद ये आरक्षण संविधान के अनुसार से नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि कोई सरकार इसको टच नहीं करेगी,
SC और ST की सीट्स के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, नया एक अमेंडमेंट आएगा और इसको फिर अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कोई भी सरकार जो है शायद ही इसको हटाने की पहल करे। तो क्लियर, आर्टिकल 334 ये कहता है कि जो लोकसभा में और जो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो सीट्स आरक्षित की गई है वो 10-10 साल आगे आगे बढ़ती रहती हैं। वो परमानेंट नहीं है, लेकिन प्रोविजन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सीट आरक्षित रहेंगी। और इसके अलावा आपने देखा होगा, लेकिन चुनाव आयोग एक काम करता रहता है, चुनाव आयोग एक काम ये करता रहता है कि वो सीटों को रोटेट करता रहता है, रोटेशन होता रहता है। आज ये वाली सीट आरक्षित है, 15 साल बाद हो सकता है उसको जनरल कर दिया जाए और कोई दूसरी सीट आरक्षित कर दी जाए। ये भी चर्चा है, ये भी जो है प्रावधान होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एरिया में कुछ सीटें ऐसी होंगी जो पहले कभी जनरल हुआ करती थी, आज आरक्षित हो गई हैं, या आप पहले कभी आरक्षित थी, आज आपकी सीट सामान्य हो गई है। तो ये चुनाव आयोग रोटेशन के आधार पर करता रहता है। क्लियर। हम अब आगे आते हैं आर्टिकल 335, संविधान का अनुच्छेद 335। संविधान का अनुच्छेद 335 क्या कहता है? सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे। सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दावे। क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। तो इसमें है, प्रावधान है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के आधार पर ध्यान रखा जाएगा। तो जैसा हमने कहा कि अगर कहीं किसी सर्विस में इनकी आवश्यकता पड़ती है तो सर्विस में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी उसमें शामिल हों, किसी भी तरह की सर्विस हो। तो ये आर्टिकल 335 में एक स्पेशल प्रोविजन है उनके लिए। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम और संविधान का अनुच्छेद 336 आर्टिकल 336 की हम बात करेंगे। और आर्टिकल 336 क्या कहता है? कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। हो सकता है कुछ इस तरह की सर्विस हो। तो ये संविधान लागू होने के समय हो रहा था। तो क्या क्या सेवाएं थी? जैसे डाक था, सीमा शुल्क, संघ की रेल सेवा। उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंग्रेज लोग काम करते थे इन सेवाओं में। भारत में जब देश आज़ाद हो रहा था तो बहुत सारे ब्रिटिशर भी थे। तो उसमें यह था कि आगे आने वाले कुछ समय में ये लोग बने रहें। ये प्रावधान कुछ समय के लिए था, धीरे धीरे ये खत्म हो गया। क्लियर। उसके बाद आता है आर्टिकल 337 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उसके लिए शिक्षा इत्यादि के लिए विशेष अनुदान दिया जाए, इसके संबंध में प्रावधान था 337 में। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 338 पर। तो अब ये तो हमने चर्चा कर ली कि भाई लोकसभा में और विधानसभाओं में इनके लिए SC ST के लिए प्रावधान होंगे। और एंग्लो इंडियन को भी देखिए संविधान में अभी भी जगह मिली हुई है, उसको हटाया नहीं गया है। अब जब हम आगे देखते हैं तो आगे देखेंगे कि जो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी इनको, SC ST को या OBC को, उस सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान कैसे होंगे, मतलब कोई बॉडी होगी, कोई संस्था होगी जो इसके लिए कार्य करेगी। तो सबसे पहले आर्टिकल 338 आता है जिसमें है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, यानी जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए एक आयोग होगा। जो अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, उनके लिए एक आयोग होगा, एक कमीशन होगा। क्या कमीशन होगा? कि अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के नाम से जाना जाएगा। देयर शैल बी एन कमीशन विच बी नेम्ड एज शेड्यूल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट। क्लियर। अब इसमें क्या होगा? इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसके मेंबर होंगे। और इसके अध्यक्ष और इसके मेंबर कौन बनाएगा? भारत का राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करेगा। काम क्या होगा अनुसूचित जाति आयोग का? जैसे इस समय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं इटावा वाले लोग, जरा बताएं, जो लोग इटावा से इस चर्चा में हैं या इटावा के आसपास किसी जिले से हैं, तो वो बताएं कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। उनके मेंबर्स होंगे, उनके काम क्या होंगे? अनुसूचित जाति जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके तमाम मुद्दों को समझना, उस पर रिपोर्ट तैयार करना, और कोई ऐसा मामला, कोई केस अनुसूचित जाति के खिलाफ हो जाता है तो उस मामले में सम्मन करना, लोगों को बुलाना, सुनवाई करना, उनके लिए लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं बनाना, सामाजिक विकास के लिए कार्य करना अनुसूचित जाति के लिए। ये जो सारे प्रावधान है ये अनुसूचित जाति आयोग करता है अनुसूचित जातियों के लिए। और ये कहां पर है? ये संविधान के आर्टिकल 338 में दे रखा है। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता रहता है क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है
ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर। ओमवीर सिंह राज का क्वेश्चन है कि एसटी और एससी क्या है। बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स भारत में रहने वाले वो समाज है जो सदियों से उपेक्षित रहे हैं, और भारत के राष्ट्रपति की तरफ से वो सूची जारी करके उनको नोटिफाई किया जाता है कि ये शेड्यूल कास्ट है, उनको शेड्यूल किया जाता है। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची बनाना, और जो लोग ट्राइब्स में आते हैं उनका जो शेड्यूल बनता है उसको कहा जाता है शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल का मतलब अनुसूची। मानवेंद्र सिंह राजपूत जी ने सही जवाब दे दिया है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके अध्यक्ष श्री रामशंकर कठेरिया जी हैं, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, जो इटावा से सांसद भी हैं। इसलिए मैंने पूछा कि इटावा के लोग जवाब दो। क्लियर। चलिए, तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसका काम क्या है? अनुसूचित जाति के विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श करना, उसकी समीक्षा करना, उस पर रिपोर्ट तैयार करना। अगर कोई अनुसूचित जाति के विरुद्ध कोई कहीं किसी ने कृत्य किया है तो उस व्यक्ति को सम्मान करना, बुलाना, ऐसे मामलों के लिए। तो कुल मिलाकर के अनुसूचित जाति के विकास के लिए संवैधानिक संस्था है। अगर कोई आपसे पूछे कि संवैधानिक संस्था के रूप में क्या है, अनुसूचित जाति आयोग है। अनुसूचित जातियों के लिए जितने भी उनके लिए उपाय हो सकते हैं वो करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। डॉक्टर नारायण पटेल का कहना है कि अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अनुसूचित जाति के ही होते हैं। क्या? बिल्कुल। अनुसूचित जाति आयोग का जो मेंबर होंगे वो सारे अनुसूचित जाति के लोग ही होंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग जो होगा उसके सारे मेंबर अनुसूचित जनजाति के होंगे। और जो अभी ओबीसी कमीशन बन गया है, पहले जो ओबीसी कमीशन नहीं था, अब ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया है पिछले वर्ष सरकार ने। तो जो ओबीसी कमीशन बना उसके भी सारे मेंबर्स जो है ओबीसी ही होंगे। क्लियर। वो कमीशन पर्टिकुलर एक सोसाइटी को या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख था, इसलिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उसको बनाया गया है। क्लियर। तो आगे हम आते हैं आर्टिकल 338 हमने किया। 338 का 338A। तो जैसे हमने 338 में देखा था अनुसूचित जाति आयोग, उसी प्रकार से 338 का या 338A में होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आर्टिकल 338 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और आर्टिकल 338A है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर। क्लियर। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अनुसूचित जाति जो आयोग है वो 338 में है, और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का में है। कभी कभार ये सारी चीजें लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। ये जो प्रावधान है ये संवैधानिक है, और इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, और कई बार इसको लेकर के ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। क्योंकि देखिए, संविधान में या कोई भी किताब जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी किताब में हम उसके शुरुआती चीजें ज्यादा पढ़ते हैं। जैसे हमने कोई बुक पढ़ना आरंभ की तो स्टार्टिंग के पेज ज्यादा पढ़ते हैं, तो हर किसी को शुरुआती प्रावधान ज्यादा मालूम होते हैं कि भाई संविधान में शुरू में ये है, इतिहास में शुरू में ये है। लेकिन जैसे जैसे हम किताब को आगे पढ़ते चले जाते हैं तो अधिकांश लोग बोर हो जाते हैं, और लोग जो है कम ध्यान देते हैं। तो बाद के प्रावधान सबको पता नहीं होते, और बाद के प्रावधान ही सबसे ज्यादा आते हैं कभी कभी। जैसे अब मैंने कहा कि अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में उनका नाम क्या है? लक्ष्य के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं पूरन सिंह पटेल साहब, उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो श्री नंद कुमार जी हैं, और वो जनजाति से आते हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। देखिए, एक आपको नॉलेज अपडेट हो गई। तो अब ये करेगा क्या आयोग? जो 338 का में जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका काम क्या होगा? वही अनुसूचित जातियों के बारे में रिपोर्ट तैयार करना, उनकी वेलफेयर के काम करना, उनके बारे में क्या क्या पॉलिसी चल रही हैं, क्या क्या नीतियां हैं, और उनके खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है तो उसकी देखभाल करना, उसकी सुनवाई करना। ये सारा का सारा काम किसके माध्यम से होता है? ये सारा कार्यक्रम ये सारा होता है अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से। क्लियर। जैसे किसी आदिवासी एरिया में कुछ आदिवासियों की जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है या उन पर कोई अत्याचार किया जा रहा है, तो वहां पर वो जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में, और आयोग फिर संबंधित पक्षों को सम्मन करेगा कि भाई ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। या किसी आदिवासी एरिया में पेयजल का संकट है या कुछ सड़कों की इत्यादि की दिक्कत है, तो ऐसे में भी वो जाकर के वहां पर आयोग उसका संज्ञान ले सकता है, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है। तो ये है आर्टिकल 338
ए। अब देखिए, पिछले साल संविधान में एक संशोधन किया गया था। बेसिकली संविधान में एक अनुच्छेद था 340। 340 में यह था कि राष्ट्रपति को अगर लगे कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक आयोग नियुक्त कर सकेगा। तो पिछले वर्ष भारत सरकार ने ओबीसी के लिए भी एक आयोग नियुक्त कर दिया और उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया है। उससे पहले ओबीसी के लिए जो आयोग नहीं होता था उसको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। पिछले वर्ष भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित करके ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया है, ओबीसी कमीशन को। तो 338 बी जोड़ा है। मैंने कहा ना कि संविधान में अलग से प्रावधान नहीं आते, अलग से आर्टिकल 395 के बाद ऐड नहीं होगा, पुराने ही किसी आर्टिकल में क्या होगा, चीजें ऐड कर दी जाती हैं। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 338 में एक आर्टिकल जोड़ा गया 338 बी। तो 338 एससी, 338 ए एसटी और 338 बी यानी 338 खा ओबीसी कमीशन। क्या जोड़ा गया? ओबीसी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और बैकवर्ड क्लासेस में कौन आते हैं? जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। तो एससी कमीशन एससी के लिए काम करेगा, ओबीसी कमीशन ओबीसी के लिए काम करेगा, एसटी कमीशन एसटी के लिए कार्य करेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओबीसी कमीशन के जो वर्तमान के चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, उनके बारे में भी आप बताएं तो थोड़ा लोग अपडेट हो जाएंगे। और इसी तरह देखिए, ये हमको हिमांशु प्रताप सिंह ने बताया है, भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी है, बिहार के रहने वाले, वो जो है ओबीसी कमीशन के क्या है, चेयरमैन है। क्लियर? ओबीसी कमीशन भाई अपनी रिपोर्ट सिफारिश सारी की सारी देगा। ठीक है, क्लियर? सो आर्टिकल 338 में 3 हो गए, 338 हो गया, 338 ए हो गया, 338 बी हो गया। आप लोग तीनों याद रखिए, 338 एससी, 338 एसटी और 338 बी ओबीसी। और ये ऐसा है कि इसको लेकर के हो सकता है कि किस क्वेश्चन पूछ लिए जाए, हो सकता है कई बार ये आ जाएं और आते भी रहते हैं। अब अगर आपसे कभी पूछे कि ओबीसी कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये संवैधानिक है, ये संविधान में इनका प्रावधान है, संविधान में इनका उल्लेख है। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 339 संविधान का अनुच्छेद 339 क्या कहता है? 339 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। तो जो भी शेड्यूल एरियाज होंगे, कुछ एरिया शेड्यूल एरियाज होंगे भारत में जो सरकार नोटिफाई करती है कि ये शेड्यूल एरियाज हैं, और दूसरा जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स के कल्याण के लिए सीधा काम कौन करेगा? भारत की संघ की सरकार। यानी कुछ ऐसे एरिया नोटिफाई कर दिए जाएंगे जिनको शेड्यूल एरियाज कहा जाएगा, वहां पर हर किसी की एंट्री नहीं हो सकती, और कुछ ऐसी ट्राइब्स भी होंगी जिनके कल्याण का कार्य सीधा सीधा कौन करेगा? इनके कल्याण का कार्य सीधे सीधे संघ के माध्यम से किया जाएगा। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं अब आर्टिकल 340। सो आर्टिकल 340 में क्या था कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति करेगा। पहले प्रावधान ये था, संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान था कि अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करेगा। यह संविधान जब बना था तब था, अब तो आयोग बन गया। तो अब ये जो प्रावधान है 340 कोई बहुत उपयोगी नहीं रह गया, क्योंकि अब आर्टिकल 338 बी में ऑलरेडी ओबीसी कमीशन बना दिया है और उसको शक्तियां और अधिकार दे दिए गए हैं। क्लियर? सो 340 में खाली ये था कि बनाना है, लेकिन अब बन गया, बहुत दिन तक पेंडिंग में पड़ा रहा। आप सोचिए ये प्रावधान कब का है? संविधान बना और ये कब लागू हुआ? 2019 में। तो कितने साल लग गए? यानी ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने में आप ये मान के चलिए कितने साल लग गए? 50, 70, 50 में संविधान लागू हुआ था, 50 साल वो, और बीसीए 79 ईयर्स, 69 ईयर्स इसमें लगा करने में। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं और अब हम आते हैं आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 क्या कहता है? आर्टिकल 341 कहता है अनुसूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट क्या होंगी। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एससी और एसटी क्या होते हैं, एससी और एसटी क्या होते हैं और कैसे इनको डिसाइड किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि संविधान में उसके लिए क्या प्रावधान है। आर्टिकल 341 कहता है शेड्यूल कास्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? एससी के बारे में राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना का मतलब पब्लिक नोटिफिकेशन बोलते हैं,
के द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनके यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए यथास्थित उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। तो राज्यपाल इत्यादि से परामर्श करके राष्ट्रपति किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की जातियों को, जनजातियों को या जो भी वहां समुदाय रहता है उन समुदाय को पब्लिक नोटिफिकेशन में जनजाति या जाति आर्टिकल 341 में क्या घोषित कर सके, शेड्यूल कास्ट। क्लियर, शेड्यूल कास्ट उनको नोटिफाई किया जा सकता है, लेकिन परामर्श उसके बारे में लिया जाएगा। और आर्टिकल 342 ये कहता है कि उसी तरीके से राष्ट्रपति कुछ क्षेत्रों में कुछ मूल वंशों को, कुछ जातियों को, कुछ समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या घोषित कर सकता है, पब्लिक नोटिफाई के माध्यम से, शेड्यूल ट्राइब्स। तो क्लियर, 341 शेड्यूल कास्ट और 342 शेड्यूल ट्राइब्स। अब हम लोगों ने कुल मिलाकर के संविधान के भाग कंप्लीट कर लिए 16। तो आज हम लोगों ने संविधान का भाग 15 पूरा किया और संविधान का भाग 16 पूरा कर लिया। आज जितने भी प्रावधान थे मुझे लगता नहीं है बहुत कठिन थे, क्योंकि हमने शुरुआत की थी अधिकरण ट्राइब्यूनल से, जो लोक सेवकों और निगम के अधिकारियों के लिए ट्राइब्यूनल बनता है 323A में। उसके बाद जो हमने इलेक्शन कमीशन देखा, भाग 15 में जो चुनाव आयोग है, आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 28, 29 तक आपने देखा, सिंपल प्रोविजन है, कोई उसमें ऐसी कठिन चीज नहीं थी कि आयोग में कौन जाएगा, आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी और उसमें कोई विशेष प्रावधान हम लोगों को ऐसे नहीं थे जो समझ में नहीं आए होंगे। उसके बाद हमने भाग 16 देखा था। भाग 16 में अनुसूचित जाति के लिए क्या प्रावधान है, जनजाति के लिए क्या प्रावधान है और ओबीसी के लिए आयोग इत्यादि के बारे में क्या प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिकल हमने चर्चा किए आज, आर्टिकल 323 से लेकर के आर्टिकल 342 तक, वो सब आप लोगों के शायद स्पष्ट हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी भाग 15 और 16 में। अगर आपको इन दो भागों के बारे में, संविधान के भाग 15 और संविधान के भाग 16, यानी जो हमने आज चर्चा की चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और दूसरी चर्चा हमने की SC ST और OBC के लिए जो विशेष आयोग हैं, प्रावधान हैं, उसके बारे में, अगर उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं ताकि हम उसका आंसर आपको दे सकें। क्लियर, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है। संवैधानिक दर्जा क्या होता है? संवैधानिक दर्जा का मतलब होता है कि संविधान में संशोधन करके संविधान के किसी अनुच्छेद में उस चीज को लिख देना, उसको बोलते हैं संवैधानिक दर्जा। क्लियर। भूपेंद्र सिंह लोधी का सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 331 क्या है, आर्टिकल 331 में क्या प्रोविजन है, उसको वो दोबारा जानना चाहते हैं। तो आर्टिकल 331 भूपेंद्र है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जैसे जो लोकसभाएं होती हैं उस लोकसभा में कुल मिलाकर के अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं जो चुन करके आते हैं, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन से वो 2 सदस्य वहां पर नॉमिनेट किया जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये संविधान के अनुच्छेद 331 में है। तो आमतौर पर यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि एंग्लो इंडियन लोग सांसद बन के नहीं आए हैं, तो उनके 2 लोगों को, अधिकतम 2 लोगों को, हो सकता है एक कोई करे राष्ट्रपति, लेकिन अधिकतम 2 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भारत की लोकसभा में, आर्टिकल 331। क्लियर। और कोई क्वेश्चन अगर आपका रहता है इस पार्ट से, जो हमने आज कितने 324 से स्टार्ट किया और 343 तक हम लोग आ गए, तो हमने 20 आर्टिकल आज किए हैं। इन 20 आर्टिकल में अगर कोई आपका सवाल है कहीं से भी तो वो आप पूछ सकते हैं। नौखे राजपूत का कहना है कि संविधान में कितने, संविधान में अनुच्छेद 395 ही हैं। 395 के बाद जो जोड़े गए हैं वो उन्हीं अनुच्छेदों में, कहीं ए कर दिया, कहीं बी कर दिया, कहीं सी कर दिया, कहीं का, खा, गा, घा, इसी तरीके से कर दिए हैं। क्लियर। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जनपदों के सभी व्यक्तियों को क्या अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है? नहीं। डॉक्टर सोमेंद्र कुमार अलीगढ़ का यह सवाल है। ऐसा नहीं है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जो लगे हुए जिले हैं उसके सभी लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलता।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को शेड्यूल किया जाता है, अनुसूचीबद्ध किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श करने के बाद। शिखा त्रिपाठी का क्वेश्चन है, सर क्या स्टूडेंट को कभी इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती? इक्वल टाइम स्टडी तो सब एक जैसे करते हैं, फिर किसी को कुछ परसेंटेज छूट क्यों? ये जो क्वेश्चन है शिखा त्रिपाठी, ये है कि जैसे जो लोग हैं जिनको सदियों से शिक्षा नहीं मिली है, जिनको बहुत पहले से शिक्षा इत्यादि नहीं मिली है, उनकी जो परिस्थितियां हैं वो उतनी अच्छी नहीं रही हैं। इसलिए सरकार ने सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, खास करके संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किए कि ऐसे समुदाय, ऐसे वर्ग जो जनजाति रहे, जिनमें सदियों से शिक्षा नहीं रही है, उनको और उनकी पीढ़ियों को, उनके बच्चों को कुछ छूट देते रहे, ताकि वो लोग भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। कृष्ण गोपाल लोधी का कहना है कि किसी भी आयोग में क्या पॉलिटिशियन हो सकता है? ऐसा अनिवार्य नहीं है। किसी भी आयोग में राजनीति का होना जरूरी नहीं है। उस आयोग में और भी लोगों को रखा जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों को रखा जा सकता है, या जो गणमान्य जो लोग हैं, विद्वान जो लोग हैं, प्रोफेसर इत्यादि, उनको भी रखा जा सकता है। क्लियर? 342 तक क्लियर? हाँ, आर्टिकल 342 तक हो गया। 340 आर्टिकल के बारे में पूछा है भगवान सिंह लोधी ठाकुर ने। 340, तो मैंने कहा था 340 में यह था कि संविधान जब बना था तो उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति ओबीसी जातियों के कल्याण के लिए एक आयोग बनाएंगे, नियुक्ति कर सकेंगे। अब वो कर दिया है, पिछले सरकार ने 2019 में उसको कर दिया है, तो वो पूरा हो गया। मानवेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि सर जी, जब केंद्र या राज्य में मंत्री परिषद का गठन होता है तो आरक्षण लागू होता है? नहीं, मंत्री परिषद में कोई आरक्षण लागू नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलर समुदाय के जो मंत्री होते हैं वो उसी समुदाय से होते हैं। जैसे पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पिछड़े वर्ग से होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो मंत्री होगा वो उसी समुदाय से होगा। बाकी पार्लियामेंट में, मंत्री परिषद में कोई भी इस तरह का आरक्षण नहीं होता है। जिन लोगों ने चलो देखते हैं कौन लोग थे। आर्टिकल 325 के बारे में पूछा है आकाश सिंह राजपूत ने कि आर्टिकल 325 में क्या प्रावधान है। 325 में बताता हूं आपको। आर्टिकल 325 कहता है कि जो व्यक्ति है, निर्वाचक नामावली जो होती है, निर्वाचक नामावली मतलब वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर उसको बाहर नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे गांव में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो उनमें से किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से ऐसे बाहर नहीं किया जाएगा कि तुम इस गांव में रहते हो, तुम मुस्लिम हो, तुमको वोटर लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, या तुम महिला हो, तुमको वोटर लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। वोटर लिस्ट बनाते समय किसी भी जाति, धर्म, लिंग या उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह है आर्टिकल 325। उसके बाद है विधानसभा चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उस समय के मुख्यमंत्री में किसके पास निर्णय लेने की जब चुनाव का समय होता है तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर हो जाती है। चुनाव का जब समय आता है तो एक तरीके से सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास चली जाती हैं। हाँ, जो भी देखिए, जो संवैधानिक जो आयोग होगा, उस संवैधानिक आयोग का दर्जा भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, और प्रॉपर वो पोस्ट होती है, एक तरीके से प्रॉपर वो पोस्ट होती है, और उनको सारे वेतन भत्ते, सारी सुविधाएं, प्रोटोकॉल सब मिलेगा। आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो निश्चित रूप से उसका पद लाभ के पद के रूप में आएगा, क्योंकि उसको वेतन भत्ते इत्यादि सब मिलेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति आयोग का अध्यक्ष होगा उसको मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन मंत्री नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आईएएस होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, तो वो स्टेट में भी, हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आईएएस होते हैं, आसिफ इकबाल, वो स्टेट में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, आसिफ उनको स्टेट में भी लेके जा सकते हैं। क्लियर? शिखा त्रिपाठी का सवाल है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको वोट नहीं देते। क्रिमिनल्स नहीं, उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को स्टेट द्वारा, सरकार के द्वारा एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि आप इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते। तो ऐसे लोग जो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए कानून बना करके, केवल उनको छोड़ करके बाकी सारे लोग
वोट डाल सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी केस में जेल में बंद है तो वो वोट डालने नहीं जा सकता। राम लोधी का कहना है 60 में संविधान संशोधन क्लियर। सबल सिंह नरवरिया का कहना है कि जो ओबीसी कमीशन है उसका कार्य क्या होगा। ओबीसी कमीशन का कार्य होगा कि ओबीसी वर्ग जो होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनकी पूरी की पूरे छानबीन करना, रिपोर्ट तैयार करना, उनकी स्थिति देखना, उसके बारे में सिफारिशें देना और ओबीसी वर्ग की प्रगति, उसके कल्याण के लिए जो योजनाएं इत्यादि चल रही है उनको देखना। ये काम करेगा पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी उसको बोलते हैं। क्लियर। सो मुझे लगता है ज्यादातर आपके अंदर जो जिज्ञासाएं थी, ज्यादातर जो सवाल थे, वो सवाल क्लियर हो गए होंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, अनावश्यक जो एलिमेंट्स हैं, उनको इनवाइट मत करिएगा प्लीज। आप लोग अपनी आईडी से केवल अच्छे ही लोगों को इनवाइट करिए जो इस चर्चा में, क्योंकि हम लोग शिक्षा पर बहुत गंभीर चर्चा करते हैं और इसमें बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट भी जुड़ती हैं, इसमें बहुत सारी लेडीज भी जुड़ती हैं। तो उल्टी सीधी लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को प्लीज आप लोग इनवाइट ना करें इस चर्चा के लिए। क्लियर। कोई और क्वेश्चन आपका? चलिए, तो आज के क्वेश्चन भी हो गए पूरे और सेशन भी पूरे हो गए। कल जो हमारा सेशन होगा वो राजभाषा के ऊपर होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज। आपने हिंदी का नाम सुना होगा कि हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो कल हम संविधान के अनुच्छेद 343 से आगे पढ़ेंगे और उन 343 अनुच्छेद में राजभाषा के बारे में क्या प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर। हाँ, जैसे राहुल ने बताया कि जैसे गैंगस्टर है, अब गैंगस्टर लगाया किसी पर, जिला बदर कर दिया किसी को, तो ऐसे लोग वोट नहीं दे सकते क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। योगेंद्र प्रताप का कहना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। इस पर योगेंद्र हम कभी बात करेंगे डिटेल में। नहीं, एमपी अलग चीज होती है, मिनिस्टर कृष्ण गोपाल, एमपी अलग चीज होती है, मिनिस्टर अलग, वो मंत्री नहीं बन सकते। धर्मेंद्र सिंह को कोई स्कूल खोलना है भाई, किसी को जानकारी हो तो इनको बता देना स्कूल खोलने की प्रक्रिया के बारे में। वैसे आपको शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना है, पर्टिकुलर लैंड चाहिए, पर्टिकुलर बिल्डिंग आपको चाहिए, तब आप अप्लाई करेंगे और सारी जो चीजें आप कंप्लीट कर लेंगे मानक, तब आप विद्यालय खोल सकते हैं। क्लियर। उमा राजपूत का मतलब है कि डीएम और कमिश्नर में क्या फर्क होता है। मैं आपको उमा जी ये बता दूंगा। बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला अधिकारी होता है, जिले पर होता है, कमिश्नर अलग अलग विभाग के होते हैं, लेकिन जिला अधिकारी से ऊपर जो उसका सीनियर होता है वो कमिश्नर होता है। तो धर्मेंद्र सिंह वर्मा को जिला बदर किया गया है, लेकिन ये लोग वोट देते हैं क्योंकि इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। सो चलिए, क्लियर। अब हम लोग पोएम की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन में। मुझे लगता है क्वेश्चन सारे कवर हो गए दोनों टॉपिक्स के, और कोई ऐसा विषय नहीं रहा जिसको जिस टॉपिक, जिस आर्टिकल को हमने टच नहीं किया, जिसकी हमने इंटरप्रिटेशन नहीं किया। मुझे लगता है सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हुई है। सो पोएम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज किसका किसका जो है नसीब खुलता है। क्लियर। आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रावधान पर मैंने बताया ना भूपेंद्र, 331 आर्टिकल में यह है कि भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को लोकसभा का सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं बता दूंगा स्कूल के लिए। राकेश राजपूत जी से आप बात कर लीजिए, धर्मेंद्र जी आपको पूरी जानकारी दे देंगे। नहीं, आसिफ डीआईजी पूरे स्टेट के लिए नहीं होता, डीआईजी एक एक जो है मंडल के लिए होता है। पूरन सिंह लोधी जी ने कहा है कि मंडल कमीशन और काका कालेलकर कमीशन की स्थिति संवैधानिक थी या नहीं। नहीं, जो आयोग इस तरह के आयोग बनते हैं ये सिफारिश के आयोग होते हैं, ये संवैधानिक स्थिति वाले आयोग नहीं होते हैं। ओबीसी कमीशन जो अब बना है ये संवैधानिक है। चलिए, तो कविता की ओर बढ़ा जाए।
सबके क्वेश्चन तो पूरे हो गए। आप लोग पढ़िए, सभी लोग जो है पढ़ते रहिए। आप लोग शिक्षा देखिए, मुझे लगता है कि अगर शिक्षा हासिल करके अगर आप अपना बौद्धिक स्तर ऊपर कर लेते हैं तो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि मतलब जाति या ये जो चीज़ें हैं वो आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन समुदाय या जिस क्षेत्र से आप आए हैं, लेकिन अगर आप अगर काबिलियत पैदा नहीं करेंगे, आप अगर अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं बनाएंगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ें भी आपका सहयोग नहीं कर सकती हैं। तो हमेशा हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि बौद्धिक उन्नति होती रहनी चाहिए। आप चाहे जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र से हैं, आप अपने आप को मतलब एजुकेशन के मामले में पीछे ना रखें। क्लियर? अब मैं कविता के लिए आपके लिए लेके आता हूं, और आज हम देखते हैं किसकी लॉटरी लगी है। डीजीपी पूरे स्टेट का एक होता है, हाँ आसिफ, जो डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो पूरे प्रदेश का पुलिस महकमे का सबसे बड़ा अफसर होता है। क्लियर? अभी कुछ लोगों को और सेशन चाहिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बाकी चीजों पर भी सेशन लें, ठीक है? तो सो कविता की ओर चलते हैं। कविता में हमारे बीच में आज देखिए कविता कहां से आई है। एक कविता छोटी सी किसी ने भेजी है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, और उसके अलावा एक कविता भेजी है सुरेंद्र कुमार लोधी महारेरा एटा, उनकी एक कविता आई है हमारे बीच में, और एक कविता आई है मुनेश राजपूत कासगंज उत्तर प्रदेश से, और एक जो कविता है वो उसमें मुझे नाम नहीं मिल रहा है। सो मैं पढ़ता हूं सबसे पहले छोटी सी कविता, शायद किसी बच्ची ने भेजी है। कविता है मेरा भारत देश है अपना, कोई छोटी सी बच्ची है उसकी कविता है ये, 4 लाइन की बस। मैं शुरू करता हूं। हाँ, कविता है मेरा भारत देश है अपना, मेरा भारत देश है अपना, डॉक्टर वैज्ञानिक है मेरा सपना, मेरा भारत देश है अपना, डॉक्टर वैज्ञानिक है मेरा सपना, मैं चाहता हूं डॉक्टर बन जाऊं, अपने देश की तरक्की कराऊं। किसी छोटे बच्चे की कविता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा किस बच्चे ने भेजी है। मैं चाहता हूं डॉक्टर बन जाऊं, अपने देश की तरक्की कराऊं, विज्ञान गणित और संविधान पढ़ूं, अपने देश का नाम रोशन करूं। कोरोना ने सबक सिखाया, डॉक्टरों का महत्व समझाया, कोरोना ने सबक सिखाया, डॉक्टरों का महत्व समझाया, भारत है एक देश महान, सपना पूरा करना हमारा काम। सो ये जो कविता है, और ये कविता छोटी सी किसी बच्चे की कविता थी, वो हमने आपके बीच में रखी। और अब जो मैं कविता भेजने वाला हूं, सुरेंद्र कुमार लोधी जी ने कविता भेजी है। ये समाज सेवी हैं महारेरा एटा, और इन्होंने काफ़ी अच्छी और बड़ी कविता भेजी है, और बहुत अच्छे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। ये कविता मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। सुरेंद्र कुमार लोधी जी महारेरा एटा से। कविता का शीर्षक है आ अब लौट चलें। कविता का शीर्षक है आ अब लौट चलें। सृष्टि के हैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सृष्टि के हैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी, तूने विनाश की क्यों ठानी। मतलब मनुष्य के लिए है कि मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और कहाँ कहाँ मनुष्य ने गलतियां की हैं। सृष्टि के हैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी, तूने विनाश की क्यों ठानी। अध्यात्म का शून्य मोक्ष से है, अध्यात्म का शून्य मोक्ष से है, विज्ञान का शून्य यानी वायरस या परमाणु मौत से है। अध्यात्म का शून्य मोक्ष से है, विज्ञान का शून्य परमाणु वायरस मौत से है। अध्यात्म का शून्य आदि से है, तो विज्ञान का शून्य अंत से है। अध्यात्म का शून्य अजर अमर है, तो विज्ञान का शून्य मतलब वायरस को इन्होंने माना है, विज्ञान का शून्य क्षणभंगुर है। अध्यात्म के शून्य में संसार एक परिवार है, अध्यात्म के शून्य में संसार एक परिवार है, विज्ञान के शून्य में केवल विनाश और व्यापार है। अध्यात्म में शून्य कामना है, विज्ञान में शून्य केवल विनाश और एक धारणा है।
नासा दुनिया के विनाश की प्रयोगशाला है। नासा दुनिया में विनाश की प्रयोगशाला है। अंतरिक्ष में अमेरिका की शून्य आयुधशाला है। इधर ड्रैगन भी पीछे नहीं है, उसके भी इरादे छिपे नहीं हैं। इधर ड्रैगन भी पीछे नहीं है, उसके भी इरादे छिपे नहीं हैं। ड्रैगन का वुहान भी उसके वायरस की प्रयोगशाला है। स्वाइन फ्लू कोरोना से दुनिया की आहुति देने की यज्ञशाला है। आवागमन सभी व्यापार ठप है। आवागमन व्यापार सभी ठप हैं। अदृश्य भयाक्रांति शांति है। अदृश्य भयाक्रांति शांति है। त्राहिमाम त्राहिमाम का क्रंदन है। त्राहिमाम त्राहिमाम का क्रंदन है। कोरोना की चैन से सभी भ्रांति हैं। मत हाथ मिलाओ, मत गले लगाओ, नमस्ते ही उपयुक्त है। बर्गर पिज्जा फास्ट फूड सब छोड़ दो, प्रतिरोधक शक्ति के लिए अपनी रसोई ही उपयुक्त है। बर्गर पिज्जा फास्ट फूड सब छोड़ दो, प्रतिरोधक शक्ति के लिए अपनी रसोई ही उपयुक्त है। योग प्राणायाम अनुलोम विलोम कपाल भाती। योग प्राणायाम अनुलोम विलोम कपाल भाती अध्यात्म जीवन के हैं। सादा भोजन, शुद्ध भोजन, सात्विक सोच, इससे सभी शून्य लाचार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक संदेश परक कविता उन्होंने दी। उस कविता में जीवन पद्धति और अध्यात्म की महत्ता को उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हम लोग योग प्राणायाम सात्विक भोजन ये सब चीज़ें छोड़ करके दूसरी जो हमने संस्कृति अपनाई, जिसके कारण आज मानव जाति के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और उसके लिए हमें अध्यात्म करना, प्राणायाम करना, योग करना, ये सब अपनाना होगा ताकि हम इन चीज़ों से लड़ सकें। सो बहुत अच्छी कविता सुरेंद्र कुमार जी की। और सुरेंद्र कुमार जी शायद इस सेशन में हैं या नहीं, पता नहीं मुझे, लेकिन हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे आज के इस सत्र की अंतिम कविता मुनेश राजपूत जी हैं, कासगंज से, पीटीआई, उनकी एक कविता है। और मुनेश राजपूत जी ने शिक्षा पर कविता लिखी है। मुनेश राजपूत जी लक्ष्य के भी सक्रिय स्वयंसेवक हैं और अखिल भारतीय लोधी महासभा कासगंज के आप जिला अध्यक्ष भी हैं। पेशे से आप शिक्षक हैं और समर्पित समाज सेवी हैं। उनकी कविता है हमारे साथ। उन्होंने कविता में थोड़ा सा हमारे लिए भी लिखा है। अभी आज केवल 3 ही कविता लेंगे। जिनकी कविता आज आई हैं वो कल सुनाई जाएगी। हम लोग 3-4 कविता ही एक बार में लेंगे ताकि ओवरडोज ना हो। क्लियर? सो मुनेश राजपूत जी की कविता है। उन्होंने मेरे नाम से शुरू की है कि अमरपाल सर बोले मुझसे यों गुणगान नहीं होगा। अमरपाल सर बोले मुझसे यों गुणगान नहीं होगा। जब तक शिक्षा दूर रहेगी देश महान नहीं होगा। जब तक शिक्षा दूर रहेगी देश महान नहीं होगा। अक्षर अक्षर दीप जलाना, अक्षर अक्षर दीप जलाना हम सबको सिखलाएंगे। बच्चे बूढ़े नौजवान सब शिक्षित होकर जाएंगे। बच्चे बूढ़े नौजवान सब शिक्षित होकर जाएंगे। यही धर्म है, यही कर्म, यही धर्म है और यही कर्म। दूजा अब काम नहीं होगा। जब तक शिक्षा दूर रहेगी देश महान नहीं होगा। अमरपाल सर बोले मुझसे यूं गुणगान नहीं होगा। जब तक शिक्षा दूर रहेगी देश महान नहीं होगा। ज्ञानोदय की ज्योति जलाकर, ज्ञानोदय की ज्योति जलाकर उजियाला कर जाएंगे। ज्ञानोदय की ज्योति जलाकर उजियाला कर जाएंगे। आने वाली हर पीढ़ी को शिक्षित करके जाएंगे। आने वाली हर पीढ़ी को शिक्षित करके जाएंगे। ज्ञानी हो और ज्ञान न दे, ज्ञानी हो और ज्ञान न दे उसका सम्मान नहीं होगा। ज्ञानी हो और ज्ञान न दे उसका सम्मान नहीं होगा। जब तक शिक्षा दूर रहेगी देश महान नहीं होगा। जब तक शिक्षा दूर रहेगी देश महान नहीं होगा।
तो बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर पंक्तियां। पीटीआई साहब मुनीश राजपूत जी, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि पूरा सेशन आप लोगों ने संविधान के ऊपर, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के ऊपर और कविताओं के ऊपर आपने सुना। सो पुनः थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। और शाम को हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के ऊपर, और आज भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखेंगे, मोहम्मद गौरी के आक्रमण, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हमारे आज के विषय रहेंगे शाम को। तो आप सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और मेरे पास कई सारी कविताएं एक दिन में आ जाती है, 4-4, 5-5 आ जाती हैं, तो हम लोग 3 ही कविताएं पढ़ पाते हैं, कुछ लोगों की रह जाती है। तो जिनकी कविताओं का नंबर नहीं आ पाता, प्लीज आप दोबारा भी भेज दिया करिए, ताकि दोबारा जो है जब पलटते पलटते फिर से कहीं आपकी नंबर पे आ जाए। और लगातार आप भेजते रहिए। आयुष्मान लोधी की कविता है, वो रह गई, वो अंबेडकर साहब के ऊपर थी। आयुष्मान, तुम्हारी कविता हम सुनाएंगे, तुम्हारी कविता हमारे पास है, बड़ी कविता है। सो चलिए, आयुष्मान की कविता और सुनील सिंह जी की कविता, वो 2 रह गई हैं। अच्छा, इस बीच में लक्ष्य पन्ना की आज इकाई का गठन होने जा रहा है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। तो पन्ना मध्य प्रदेश के सभी लक्ष्य स्वयंसेवकों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और उम्मीद है कि बुंदेलखंड के ऐसे पिछड़े बीहड़ क्षेत्र में, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह में भी आप सब लोग शिक्षा के लिए कार्य करते रहेंगे। और इसी तरीके से, जैसा कि मुनीश राजपूत जी ने कहा कि घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे, तो सभी लोग घर घर जाकर के शिक्षा का दीप जलाएंगे, और ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर सुविधाएं नहीं है, वहां पर जाकर के भी हम शिक्षा के कार्यक्रम, पुस्तक वितरण, मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सारी चीजें अगर करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सब लोग शिक्षा का महत्व भी समझेंगे, उससे जुड़ेंगे भी, और अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित भी करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से अब इतना ही, और आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की जयंती पर। और आज के इस सेशन में सहभागिता करने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।